तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7 बॉडीज एंड 7 चक्रास। तो सबसे पहले हम अपनी 7 बॉडीज की बात करते हैं। तो मास्टर्स, ये 7 बॉडीज क्या है? अगर हम देखें तो हम अपने इस भौतिक शरीर को तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 6 बॉडीज और बताई गई हैं। ये जो 6 बॉडीज हैं ये हमें दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि जो ये हमारा भौतिक शरीर है ये स्थूल शरीर कहलाता है, और बाकी की जो 6 बॉडीज हैं वो सूक्ष्म बॉडीज हैं। उनको सटल बॉडीज कहते हैं, जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। बिल्कुल पतली लेयर्स होती हैं, और ये 6 बॉडीज जो हैं ये हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ इंटरमिंगल्ड है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं कि जैसे आप एक पानी का ग्लास लेते हैं और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के आप उसको मिक्स करें, तो वो चीनी उसमें मिक्स हो जाती है, लेकिन पानी का जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ता। पानी में मिठास आ जाती है, मगर आप उस चीनी के कणों को देख नहीं सकते। यस अगर उसी पानी में अगर आप 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे तो मिक्स करने पे वो नमक भी उसमें मिक्स हो जाएगा, उसका टेस्ट पानी में आ जाएगा, लेकिन वो नमक के कण हमें दिखाई नहीं देंगे। वो कहाँ गए? क्योंकि पानी जो है उसके वो हर हर चीज इस प्लैनेट पर जो भी चीज हम भौतिक रूप में देखते हैं वो सब मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई। और उन एटम्स में, उन मॉलिक्यूल्स में जब वो जुड़ते हैं तो उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स थे, वो उन रिक्त स्थानों में फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि वो रिक्त स्थानों में फिक्स हुए हैं इसलिए वॉल्यूम नहीं बढ़ता, मगर टेस्ट आ जाता है। उसी तरह से जो हमारी 6 बॉडीज हैं, जो सटल बॉडीज हैं, या हम जिनको सूक्ष्म बॉडीज कहते हैं, वो सूक्ष्म बॉडीज भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारी भौतिक शरीर के साथ ही इंटरमिंगल्ड है। इंटरमिंगल्ड माने आप ये कह सकते हो कि जैसे एक के ऊपर एक लेयर है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनकी थर्ड आई बहुत डेवलप हो चुकी है, जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ चुकी है, वो लोग इनको देख सकते हैं। लेकिन एक कॉमन मैन नहीं देख सकता। एक ध्यानी, अगर हम ये कहें कि हम भी तो ध्यानी हैं, हर ध्यानी को नहीं दिखाई देती जब तक कि उसकी अतीन्द्रियां पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाती। तो इस तरह से जो मनुष्य के शरीर में भी तो सेल्स ही हैं, उन सेल्स के बीच में भी एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो इस तरह से वो बाकी की 6 बॉडीज जो है वो उनमें फिक्स हो जाती हैं, उनके बीच मतलब एक दूसरे के साथ साथ रहती। अब हम आते हैं कि हमारा जो पहला शरीर है, भौतिक शरीर, जिसको हम कहते हैं स्थूल शरीर कहते हैं, ये शरीर जो है ये हमें अपनी आंखों से दिखता है। ये मांस और मज्जा का बना होता है। इसमें 5 तरह के तत्व होते हैं, ये आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। पृथ्वी तत्व होता है, जल तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है, और आकाश तत्व होता है। हम इन चर्म चक्षुओं से इस शरीर को देख सकते हैं, और ये एक 7 शरीरों में से ये एक ऐसा शरीर है जिसको आराम की आवश्यकता होती है। सिर्फ इस शरीर को आराम की आवश्यकता होती है ताकि ये सुचारू रूप से काम कर सके। और ये जो शरीर है ये बहुत ही इनोसेंट शरीर है, क्योंकि ये वास्तव में उन सूक्ष्म शरीरों में से किसी ना किसी का प्रतिबिंब होता है।
जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो 6 शरीर है, अगर वो शुद्ध है, अगर वो पवित्र रखे हुए हैं हमने, तो हमारा व्यक्तित्व एक अलग ही होता है। और अगर उनमें नेगेटिविटी है, उनमें नेगेटिव विचार हैं, तो हमारे शरीर, हमारे इस भौतिक शरीर का सॉरी व्यक्तित्व थोड़ा अलग होता है, ढीला होता है। तो जो हमारे, आपने देखा होगा हमारे भौतिक शरीर में कई तरह के रोग आ जाते हैं। वो रोग कैसे आते हैं? वास्तव में वो रोग हमारे किसी सूक्ष्म शरीर में पहले आते हैं और उसके 6 महीने के बाद वो भौतिक शरीर में आते हैं। यदि हम ध्यानी हैं और बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में कौन सी बीमारी के लक्षण हैं, और इलाज करके हम उसको भौतिक शरीर तक आने से पहले ही हम उससे मुक्त हो जाते। आपने सुना होगा कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, घर से अलग रहते हैं, बहुत कम खाते हैं, वो मोस्टली बीमार नहीं होते। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बिल्कुल बीमार नहीं होते, क्योंकि वो भी अपने कुछ कर्म लेकर आते हैं, लेकिन ज्यादातर वो बीमार नहीं होते, क्योंकि वो अपने सूक्ष्म शरीर में आई हुई बीमारी को पहले से ही जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं और उस सूक्ष्म शरीर का इलाज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इलाज कह रही हूं मैं, ये इलाज कोई दवाइयां नहीं है, ये इलाज ध्यान है। ध्यान, ध्यान और सिर्फ ध्यान। और हमारी थॉट्स, कैसे विचार हैं हमारे, हमारी, क्योंकि जो ज्यादातर बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं, हमारे जो हम सोचते हैं उसके आधार पर बनती। तो जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमें बीमारियां आती हैं। तो अगर हम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे तो हमारे सूक्ष्म शरीर हेल्दी रहेंगे, और अगर सूक्ष्म शरीर हेल्दी रहेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो बीमारी का कारण क्या होता है, हमारे जो शरीर के, इस भौतिक शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सारे सिस्टम्स के अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हैं, तो लंग्स की बीमारी, या सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है तो हार्ट की बीमारी, ये क्यों आती है? क्योंकि उन अंगों में सही मात्रा में ऊर्जा नहीं बन पहुंचती। जब सही मात्रा में ऊर्जा नहीं पहुंचती तो वो अंग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बीमारी आती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से जो हम कॉस्मिक एनर्जी, जो हम अधिकतम मात्रा में एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो हमारे चक्रास में जाती है और उन चक्रास से जुड़े हुए ग्रंथियों में जाती है। उन ग्रंथियों के द्वारा वो ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है। जब अंगों में सुचारू रूप से ऊर्जा मिल जाती है तो वो अंग रोग मुक्त रहते हैं। ये है हमारे भौतिक शरीर के बारे में। भौतिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो ध्यान है, और ध्यान ही सबसे बड़ा इलाज है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें शाकाहार रहना है। क्योंकि जब हम मांस खाते हैं तो मास्टर्स, मांस जो है वो हिंसा से बनता है। हिंसा माने जब हम पशुओं को मारते हैं। जब किसी पशु को मारा जाता है तो उसकी आंखों में, उसके शरीर में जो डर का भाव होता है, जो क्रोध का भाव होता है, वो डर और क्रोध की जो एनर्जी है वो उसके मांस में आ जाती है, और वो उसके मांस में आ जाती है। और वही मांस जब हम खाते हैं तो वो ऊर्जा हमें रोग उत्पन्न करती है, क्योंकि हमारा शरीर उस तरह का बना हुआ नहीं है। हमारी इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है, और जो मांसाहारी पशु होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। तो जो लंबी आंत होती है उसमें वो मांस कई दिन तक पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, उससे गैसें बनती हैं, और उन गैसों की वजह से हमें बीमारियां हो जाती हैं।
तो इसलिए हम अगर अपने भौतिक शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले शाकाहार बने, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएं और हम ध्यान करें। ध्यान ही एक तरीका है जो हमें अधिक से अधिक ऊर्जा देता है। दूसरी बॉडी है, सॉरी मैं, ओके, अब तो शायद मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, उसमें टाइम लंबा लग जाएगा। मैंने स्लाइड्स बनाई भी थी, आई एम सॉरी, मैं उसको लोड करना भूल गई। तो दूसरा शरीर जो होता है वो होता है एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी जो होती है वो बहुत ही पतली लेयर होती है और वो हमारे फिजिकल बॉडी के बाहर, बिल्कुल फिजिकल बॉडी के बाहर एक लेयर के रूप में होती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, आम आदमी को दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो एथरिक बॉडी होती है इसमें हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं भरी होती हैं। और ये जो एथरिक बॉडी है ये भौतिक शरीर को एस्ट्रल शरीर के साथ, एस्ट्रल बॉडी के साथ जोड़ती है, उसको कनेक्ट करती है। इस एथरिक बॉडी में ही हमारी सारी ऊर्जा भरी हुई होती है। जितनी भी ऊर्जा हम ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं वो सारी ऊर्जा इसी बॉडी में जमा होती है। कहाँ जमा होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं वो भी इसी बॉडी में है। हमारी बॉडी में जो 72,000 एनर्जी ट्यूब्स हैं वो भी एथरिक बॉडी में ही, तो वो सारी ऊर्जा इसमें जमा। और ये बॉडी जो है इसकी, हमारे सारे चक्रास जो हैं वो इसी बॉडी में है। लेकिन हम जब चक्रास के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये चक्रा हमारी स्पाइन में है, हमारी रीढ़ की हड्डी में है, मगर वो एक्चुअली एथरिक बॉडी में होते हैं और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा वो हमारे भौतिक शरीर से जुड़े होते हैं। तो वो जो चक्रास होते हैं उनमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। वो एनर्जी चक्रास से हमारी 72,000 नाड़ियों में ट्रेवल करती है और विभिन्न अंगों तक ऊर्जा पहुंचाती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर को निरोग बनाती है, डिजीजेस से मुक्त करती है। जब हम ये कहते हैं ना कि हम अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं? वो इस एथरिक बॉडी के थ्रू ही हम हीलिंग करते हैं, क्योंकि एथरिक बॉडी में जो ऊर्जा है वही हमारे अंगों को जब सही मात्रा में पहुंचती है तो उससे हम अपने शरीर की हीलिंग कर सकते हैं। अब एथरिक बॉडी को हम, ये जो हमारी एथरिक बॉडी है, अगर हम बहुत अधिक काम करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो ये एथरिक बॉडी की जो लेयर है ये और पतली हो जाती है। और अगर हम सामान्य काम करते हैं, रेस्ट भी करते हैं, तो ये एथरिक बॉडी की जो लेयर है वो एक्सपैंड हो जाती है। आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। और एथरिक बॉडी जो है, जब हम मृत्यु होती है, जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हम अपनी फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी को यहीं छोड़कर जाते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाते। और ये एथरिक बॉडी का अपना वर्ड होता है, माने हर तरह के शरीर का एक अपना अपना वर्ड होता है, दुनिया होती है। जैसे फिजिकल बॉडी सिर्फ अर्थ पर रह सकती है, एथरिक बॉडी एथरिक वर्ड में ही रह सकती है, लेकिन ये कुछ दिनों तक हमारे फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ी रहती है और धीरे धीरे ये शरीर से अलग होकर एथरिक वर्ड में चली जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि कई लोग रात के समय जब शमशान से गुजरते हैं, शमशान के रास्ते से गुजरते हैं, तो वो उनको ऐसा दिखता है कि किसी कब्र में से एक शरीर, पतला सा शरीर निकल कर जा रहा है और वो समझते हैं कि हमने भूत देखा है। वो वास्तव में भूत नहीं होता, वो एथरिक बॉडी ही होती है जो एक पतली सी लेयर के रूप में वापस एथरिक वर्ल्ड में जा रही है। ये था एथरिक बॉडी के बारे में। तीसरी बॉडी होती है हमारी एस्ट्रल बॉडी या इमोशनल बॉडी। तो एस्ट्रल बॉडी जो होती है वो बिल्कुल फिजिकल बॉडी जैसी ही होती है, देखने में वो फिजिकल बॉडी जैसी ही होती है, लेकिन ये हल्की होती है, जबकि फिजिकल बॉडी डेंस होती है। हमारी फिजिकल बॉडी जो है इसका घनत्व ज्यादा होता है और एस्ट्रल बॉडी दिखने में बिल्कुल फिजिकल बॉडी जैसी होती है लेकिन बहुत हल्की होती है। आपने सुना होगा कि रात को जब हम सोते हैं तो हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं।
वो एस्ट्रल ट्रेवल हम एस्ट्रल बॉडी के द्वारा ही करते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल का क्या मतलब है? जब हम विभिन्न डायमेंशंस में, अलग अलग लोकों में जाते हैं, और हर कोई ये एस्ट्रल ट्रेवल करता है, चाहे उसे पता लगे या ना लगे। आपने कई बार महसूस किया होगा कि रात के टाइम सोए सोए आपको एक झटका सा लगता है, आपको ऐसे लगता है जैसे आप कहीं से गिरे हो। वो आप गिरते नहीं हो, वो वास्तव में जो एस्ट्रल बॉडी किसी भी जगह से ट्रेवल करके वापस आती है हमारे शरीर में, तो वो झटका सा महसूस होता है। हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारी भौतिक शरीर से जुड़ी हुई होती है एक सिल्वर कॉर्ड के थ्रू। एक सिल्वर कॉर्ड होता है जिससे हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारे भौतिक शरीर से जुड़ी हुई होती है। जब ये बाहर निकलती है तो हाँ, ये हमें, मतलब हम सो रहे होते हैं, हमारा भौतिक शरीर बेड पे होता है, लेकिन ये बॉडी बड़ी दूर तक जा सकती, जितनी भी दूर तक जा सकती, किसी भी लोक में, किसी भी डायमेंशन में जा सकती। ये हमारे जो शरीर छोड़ गए लोग हैं उनके पास भी जा सकती है, जो शरीर में हैं उनके पास भी जा सकती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि सुबह जब आप उठते हो तो आपको ऐसा लगता है, अरे मैं तो अपने बहुत ही बेस्ट फ्रेंड से मिलकर आई हूं सपने में। लेकिन वो सपना नहीं होता, वो वास्तव में एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। और अगर आप उससे सुबह के अगले दिन फोन करके पूछते हो कि कल तूने ये कपड़े पहने हुए थे, या इस समय पर तू ये काम कर रही थी या कर रहा था, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैं कह रही हूं, वो कहती है हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। तेरे को कैसे पता चला? वो एक्चुअली क्या होता है कि हम एस्ट्रल ट्रेवल के दौरान उसके घर होकर आते हैं और उसको देख कर आते हैं, और फिर वापस आकर अपनी फिजिकल बॉडी में समा जाते हैं। और कभी कभी हम उन लोगों से भी मिलते हैं जो शरीर छोड़कर जा चुके हैं मगर हमारे प्रियजन हैं, तो उनको भी हम दूसरे वो शब्द सोल वर्ड में जाकर मिलते हैं। कभी कभी हम अपनी फिजिकल वर्ड की जो समस्याएं हैं उनको भी हम अपने सोल वर्ड के प्रियजनों के साथ डिस्कस करके उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो ये है एस्ट्रल बॉडी, जो हमारे शरीर से जुड़ी तो होती है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो ये अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल करके चली जाती है। ये तो है अनकॉन्शियस ट्रेवल, जो हमारे को पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम चाहें तो हम कॉन्शियसली भी एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने मन में संकल्प करना है कि मैं इसको मिलना चाहती हूं। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंटेंशन होगा उतनी ही आसानी से आप एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे। वो आप मेडिटेशन के दौरान भी कर सकते हैं और रात को सोए हुए भी कर सकते हैं। सोने से पहले अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखते हैं कि मुझे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कला है, आपके पास कोई ज्ञान है, और आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे लोक में जाकर इस ज्ञान को बांटूं, उन लोगों को ये सिखाऊं, तो मास्टर्स आपकी हेल्प करते हैं और आपको उस किसी लोक में लेके जाएंगे जहां उस ज्ञान की आवश्यकता है। आप उन लोगों को वो ज्ञान सिखाएंगे और फिर वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाएंगे। तो ये होती है कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रेवल, जिसको हम अपने संकल्प के द्वारा कर सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी को शुद्ध रखने के लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि एस्ट्रल बॉडी में हमारी इमोशंस, हमारे भाव होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, और जिनके आधार पर विचार बनते हैं। यदि हमारे ये विचार सकारात्मक होंगे, हमारे भाव शुद्ध होंगे, हमारे विचार सकारात्मक होंगे, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी भी शुद्ध रहेगी। और अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो वो हमारी एस्ट्रल बॉडी दूषित हो जाए। इज दैट ओके मास्टर्स? जिनके पास एस्ट्रल विजन होता है, जिनकी दिव्य दृष्टि होती है, वो इस एस्ट्रल बॉडी को भी देख सकते हैं। हमारा चौथा शरीर है मेंटल बॉडी। ये हमारी थॉट से बनती है, हमारे विचारों से बनती है, और ये बड़ी धुंधली सी होती है। जिनके थॉट नेगेटिव होते हैं उनके शरीर में मेंटल बॉडी डेवलप नहीं हुई, मतलब होती है लेकिन विकसित नहीं हुई। मगर जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर मेंटल बॉडी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और ये प्रूव किया गया है हमारे जो
फिजिकल वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, जो थियोसॉफिकल वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये प्रूव किया गया है कि ये सच है, मेंटल बॉडी तभी डेवलप होती है जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? तो मास्टर्स, आपने कई बार ध्यानियों से, मास्टर से सुना होगा कि हमें हमारे अंदर जो किसी के प्रति नेगेटिव विचार बनते हैं, उनके लिए हमें रोज रात को फॉरगिवनेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये विचार जो हैं, अगर हम पूरे दिन में जो भी विचार करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमारी मेंटल बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और एक बार ये स्टोर हो जाते हैं, ये कर्म का रूप ले लेते हैं, और उन कर्मों को बैलेंस करने के लिए हमें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सोने से पहले अपने रोज की दिनचर्या को स्कैन करिए। कोई भी अगर हमने किसी के बारे में भी नेगेटिव धारणा रखी है, तो उससे माफी मांग लें, और अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको बुरा कहा, तो उसको माफ कर दें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, वो जो विचार हैं जो हमने अपने अंदर धार लिए, आज मेरे को मेरे बच्चे ने कुछ कह दिया, कुछ उसने गलत कह दिया, और मैं बहुत दुखी हूं। अब वो दुख की जो भावना है, वो रात को अगर मैं उसको क्लियर नहीं करके सोती, तो रात के समय हमारी सबकॉन्शियस बॉडी जो है, जो अवचेतन मन है, वो बहुत एक्टिव होता है। तो वो सारी जो विचार है मेरे, वो उस बॉडी में जमा हो जाएंगे, और फिर वो कर्म का रूप ले लेंगे। तो चाहे उसने बुरा कहा है, तो उस बुरे का बदला लेने के लिए मेरे को नया जन्म लेना पड़े। अगर मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा है, तो हो सकता है जिसके बारे में बुरा सोचा उसको तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा है, तो मेरा तो कर्म बन गया। मगर अगर मैं रात को सोने से पहले अपने इन कर्मों को पूरी तरह से डिलीट कर दूं, अपने विचारों को डिलीट कर दूं, और जिसके लिए मैंने बुरा सोचा उससे माफी मांग लूं, माफी मांगने के लिए फिजिकली माफी मांगने के लिए नहीं, अपने अंतर मन से माफी मांग, और ये प्रॉमिस करिए कि ऐसा मैं अब आगे से नहीं करूंगी, तो वो विचार डिलीट हो जाएंगे, और आपके मेंटल बॉडी में वो जमा नहीं होंगे, तो आपकी मेंटल बॉडी शुद्ध रहेगी। मेंटल बॉडी शुद्ध रहेगी तो वो डेवलप होगी और आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट है कॉजल बॉडी। ये कॉजल बॉडी जो है, ये हमारे ज्ञान और विजडम का भंडार। पहले जन्म से आज तक मैंने जितना भी ज्ञान एकत्र किया है, चाहे वो स्वाध्याय से किया है, चाहे सज्जन सांगत्य से किया है, लोगों की विचारों को सुनकर किया है, उनके अनुभवों को सुनकर किया है, वो सारा ज्ञान मेरी कॉजल बॉडी में जमा है। वो कॉजल बॉडी जो है परमानेंट बॉडी कहलाती है। ये पहली चार बॉडीज जो हैं, ये हम मृत्यु के समय छोड़ देते हैं, लेकिन कॉजल बॉडी हमारी परमानेंट बॉडी है। ये हमारा ट्रू होम है, सच्चा घर है। ये हमारे, जब भी हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण करती है, तो ये जो कॉजल बॉडी है, यही हमें वापस मिलती है। इसके अंदर जो भी हमने कर्म जमा किए हैं, उन कर्मों का भुगतान करने के लिए हम इस जन्म को लेते हैं। लेकिन जिनकी कॉजल बॉडी बिल्कुल शुद्ध होती है, तो उनके आपने ऑरा में, उनके जो ऑरा को हिंदी में क्या कहेंगे, जो हमारे चारों तरफ एक प्रकाश का गोला सा बन जाता है, उसमें चमक। आभा मंडल। जी हाँ, आभा मंडल। थैंक यू सो मच। आभा उनके, मंडल, आभा मंडल। यस यस, थैंक यू सो मच। उस आभा मंडल में बहुत सुंदर सुंदर प्रकाश की किरणें दिखती हैं। जैसे आपने बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं को देखा है, तो उनके आभा मंडल में आपको एक अलग से गोल्डन प्रकाश दिखाई देता है। तो उस तरह से अगर हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे हैं, अगर हमारे कॉजल बॉडी शुद्ध है, तो हमारे जो आभा मंडल है उसमें ब्राइट कलर्स दिखते हैं। लेकिन जिनकी आत्मा अविकसित होती है, जिनके कर्म शुद्ध नहीं होते, उनके ये आभा मंडल में कलर्स जो हैं वो बहुत लाइट कलर के होते हैं।
इसलिए हमें हमेशा सजगता से रहना है, अवेयरनेस में जीना है, अपने कर्मों को देखना है, अपने विचारों को सोच समझकर बनाना है, तो हमारा ये शुद्ध कॉजल बॉडी शुद्ध रहेगी। सिक्स्थ और सेवंथ बॉडी जो है वो है सुप्रा कॉजल बॉडी, जिसको हम बुद्धि बॉडी भी कहते हैं, और सेवंथ बॉडी है निर्वाणिक बॉडी, जिसको हम आत्मा बॉडी भी कहते हैं। ये दोनों शरीर हर किसी में होते हैं, हर मनुष्य में होते हैं। पहली 5 बॉडीज जो है वो सबकी अलग अलग होती, जैसे जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो पहली 5 बॉडीज होती हैं। लेकिन ये दोनों बॉडीज जो हैं ये सब में होती हैं, मगर सब में ये सुप्त अवस्था में होती है। सुप्त अवस्था का मतलब एक्टिवेट नहीं होती। सिर्फ जब हम अपनी आत्मा के विकास का रास्ता चुनते हैं, हम एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ते हैं, तो ये बॉडीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और ये एक आकार लेना शुरू करती हैं। इस तरह से जब मनुष्य अपनी आत्मा के विकास के लिए प्रयत्न करता है तो ये दोनों बॉडी डेवलप हो जाती हैं। और जब भी हम नया शरीर धारण करते हैं तो मास्टर्स हमें 4 नई बॉडीज मिलती हैं, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। ये हमें 4 नई बॉडीज मिलती हैं, लेकिन हमारी जो सुप्राकॉजल बॉडी है और निर्वाणिक बॉडी है वो वही रहती है, वो एक ही रहती है, सेम रहती है। और मनुष्य का जो जन्म लेने का, अवतरण का जो कारण है वो यही है कि वो धीरे धीरे विकास करते हुए एक निर्वाणिक स्थिति तक पहुंच सके। हालांकि निर्वाणिक स्थिति तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। आपने सुना होगा ये वाल्मीकि जी के बारे में, मिलारप्पा के बारे में, और आप कह सकते हो कि एक और नाम था, वाल्मीकि जी, मिलारप्पा और अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ये लोग क्रिमिनल थे, अपराधी थे, मगर एक ही जन्म में जब इन्होंने थोड़ा सा ज्ञान पाया, इनको रियलाइज हुआ कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो इन्होंने एक ही जन्म में अपने आप को निर्वाणिक स्थिति तक पहुंचा दिया। तो निर्वाणिक स्थिति तक जब हम पहुंचते हैं, जब हमारी कॉजल बॉडी बिल्कुल शुद्ध हो जाती है और हम निर्वाणिक स्थिति के पास होते हैं, तो हमें अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। हम ये डिक्लेयर कर पाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। जब हम घोषणा करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, और फिर हम एक खास उद्देश्य के साथ जीते हैं, एक खास उद्देश्य के साथ कोई कार्य करते हैं, जैसे ध्यान जगत का प्रचार है, और ये इसका ध्यान जगत है, और शाकाहार जगत का प्रचार करते हैं, तो हम बहुत जल्दी निर्वाणिक स्थिति तक पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, शंकराचार्य जी, ये सब निर्वाणिक स्थिति तक पहुंचे थे। इन्होंने निर्वाण जीवन में ही प्राप्त कर लिया था। और जब कोई निर्वाणिक स्थिति तक पहुंचता है, तो वो जो भी बोलता है, जो भी उपदेश देता है, वो निर्वाणिक बॉडी से ही देता है। उनमें पूर्ण शुद्धता होती है, ये इच्छाधारी आत्माएं बन जाती हैं। इनको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ जब ये चाहते हैं कि वो लोगों की आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तभी वो शरीर धारण करते हैं, अन्यथा उनको शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो मास्टर्स, ये थे हमारी 7 बॉडीज। किस तरह से हम इन 7 बॉडीज के थ्रू धीरे धीरे अपने आगे बढ़ते हैं और अपनी सोल का विकास करते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है चक्रास। हमारे शरीर में 7 बॉडीज हैं और 7 ही चक्रास। ये क्या आप लोगों ने कभी सुना हुआ है चक्रास के बारे में मास्टर्स? यस मैम। ओके, यस, ठीक है। तो हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, 108 चक्रास से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 7 चक्रास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 7 चक्रास जो होते हैं, ये एक्चुअली एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिनमें ऊर्जा भरी होती है। और ये चक्रास अलग अलग
ग्रंथियों से, अलग अलग अंगों से जुड़े होते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जब किसी पावर हाउस में प्रोड्यूस होती है तो इसको सब स्टेशन में भेज दिया जाता है। उन सब स्टेशन से ये अलग अलग घरों में पहुंचती है। अलग अलग घरों में जब पहुंचती है तो इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम अलग अलग उपकरणों में करते हैं। कोई प्रेस चलाता है, कोई हीटर चलाता है, एसी चलता है, पंखा चलता है। तो ये क्या है? ये वास्तव में ऊर्जा ही है, एनर्जी का ही रूप है। मगर आप देखते हैं कि जब हम प्रेस चलाते हैं तो गर्म ऊर्जा बनती है, जब हम एसी चलाते हैं तो ठंडी ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा अलग अलग रूप में होती है, अलग अलग तरीके से यूज होती है, मगर ऊर्जा वही है, एक ही ऊर्जा है। और प्रकृति का, ब्रह्मांड का ये नियम है कि ऊर्जा ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना ही नाश कर सकते। जितनी ऊर्जा ब्रह्मांड में है वो उतनी ही रहेगी, सिर्फ उसका रूप बदल सकता है। तो जब हम चक्रास की बात करते हैं तो जब हम ऊर्जा ध्यान के द्वारा लेते हैं, सोने के द्वारा लेते हैं, खाने के द्वारा लेते हैं, तो वो ऊर्जा जो है वो हमारे चक्रास में इकट्ठी हो जाती है। ये चक्रास 72,000 नाड़ियों से जुड़े होते हैं। उन नाड़ियों से होती हुई ये ऊर्जा चक्रास में आती है। चक्रास हमारे ग्रंथियों से जुड़े होते हैं, ग्रंथियां हमारे शरीर के अंगों से जुड़ी होती हैं। इस तरह से ये ऊर्जा चक्रास में से होती हुई विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। और फिर उन अंगों में जब ऊर्जा सफिशिएंट मात्रा में हो जाती है तो हमारी जितनी भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो जाती हैं और हम रोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो है चक्रास का मेन फंक्शन। अब चक्रास 7 है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र, रूट चक्रा कहते हैं जिसको। मूलाधार मीन्स जो मूल आधार है। जैसे एक पेड़ का मूल आधार उसकी जड़ें होती हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए मूलाधार चक्र जो है वो हमारा मूल है। ये मूलाधार चक्र जो है, जब मनुष्य इस चक्र में सीमित रहता है, क्योंकि हम जो जन्म लेते हैं, हमारी आत्मा जो अवतरित होती है, तो पहले जन्म में वो मूलाधार चक्र में ही होती है। एक जन्म से 50-60 जन्मों तक वो मूलाधार चक्र में ही होती है। एक चक्र के जब सारे अनुभव वो ले लेती है तब वो दूसरे चक्र तक आती है। तो इस तरह से जो मूलाधार चक्र है उसमें मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? मैं और मेरा, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मतलब जो भी चीजें हैं मैं और मेरा। कमाई करनी है तो मैं और अपने लिए। और जो मूलाधार चक्र है वो हमारे स्केलेटन सिस्टम को बनाता है, स्ट्रक्चर खड़ा करता है। माने हमारे अंदर जो हड्डियों का ढांचा बनता है वो मूलाधार चक्र के द्वारा बनता है। और ये हमारे शरीर के दाएं और बाएं हिस्से में संतुलन बनाता है। ये जैसे हमने कहा ना, हम 5 तत्वों के बने हुए हैं, तो उन 5 तत्वों में जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है और इसीलिए ये पृथ्वी तत्व तक ही रहता है, माने सिर्फ अपनी ही जरूरतों के लिए रहता है। ये पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज के स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करता है। इस चक्र में ईगो की बहुत प्रॉब्लम, अहंकार की प्रॉब्लम होती है, डर पैदा करता है। तो जब तक ये चक्र बैलेंस नहीं होता तो हमारे शरीर में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जैसे बवासीर, कॉन्स्टिपेशन। हमारा या तो शरीर ओवरवेट, ज्यादा भारी हो जाएगा, या बहुत हल्का हो जाएगा। हमारे जो नीचे के ऑर्गन्स हैं, लेग्स, पांव, इनकी जो तकलीफें होती हैं वो मूलाधार चक्र की इनबैलेंस होने से होती हैं। कभी कभी हमारे को घुटनों की सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इस चक्र के इम्बैलेंस होने से हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं। इनसिक्योरिटी माने हमेशा डर में रहते हैं, हाय मेरी ये चीज कहीं कम ना हो जाए, कोई ले ना जाए, कहीं मेरे हस्बैंड
मुझे छोड़कर ना चले जाएं, मुझे कोई प्यार करेगा या नहीं करेगा, मेरे बच्चे मेरी देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरे पति मेरे से पहले मर गए तो फिर क्या होगा मेरा। मतलब ये इतनी इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है। लेकिन जब ये चक्रा को हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हम बैलेंस कैसे कर पाते हैं? हमें ध्यान करना। हर चक्रा को बैलेंस करने के लिए जो मेन हमारा मकसद तरीका है, जो मेन मेथड है, वो यही है कि हमें ध्यान ध्यान और ध्यान ही करना है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें सर्वाइवल मोड से बाहर आना है। सर्वाइवल मोड से बाहर आने का मतलब क्या है कि सिर्फ अपने जीने के लिए ही नहीं सोच रहा। जैसे मैंने बताया, मूलाधार चक्र में जो लोग रहते हैं, इस चक्र से जो कनेक्टेड रहते हैं ज्यादा, वो सिर्फ अपने खाने पीने और सोने का ही भाव रखते हैं। लेकिन जब हमें अवेयरनेस आ जाती है, जब हम जागरूक हो जाते हैं, इस चक्र से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें इस सर्वाइवल मोड से बाहर आना है। सिर्फ अपने लिए जमा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को सिक्योर करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे आपने देखा ना कि एक पेड़ की जो शाखाएं, जो रूट्स होती हैं, वो चारों तरफ फैली होती हैं जमीन में। तो हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी मौका मिले, उस मौके को कभी गंवाना नहीं। उसके लिए हमें जो भी काम करना पड़े, वो सीखना पड़े, हमें उसको सीखना है। एक पेड़ की जड़ों की तरह हमें हर डायरेक्शन में फैलना है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी को एब्जॉर्ब करना है। आपने देखा है जो पेड़ों की रूट्स होती हैं, वो क्या एब्जॉर्ब करती है जमीन से? जल और खनिज, है ना। जबकि मिट्टी में तो बहुत कुछ अनवांटेड चीजें भी होती हैं जो हमें नहीं चाहिए, पेड़ों को नहीं चाहिए। जो पेड़ों को नहीं चाहिए वो नहीं एब्जॉर्ब करते ना, वो सिर्फ जल और खनिज लवण एब्जॉर्ब करते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। उसी तरह से अगर हमें मूलाधार चक्र से आगे बढ़ना है तो हमें अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उतना ही एब्जॉर्ब करना है जितना हमारी सोल के विकास के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। अनवांटेड चीजों को मत देखो। अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से अगर हम चाहे तो विश्व में बहुत कुछ देख सकते हैं जो हमारे सोल के विकास में मदद नहीं करेगा। उसको मत देखो, उसको मत एब्जॉर्ब करो, क्योंकि हमें हर ज्ञानेंद्री से उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी सोल की विकास के लिए जरूरी है। तो इस तरह से हम अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अब आपने देखा रूट्स जो होती हैं वो बहुत गहरी भी होती हैं और बहुत फैली हुई भी होती है। किसी पेड़ की रूट्स जो हैं वो छोटी होती हैं और किसी पेड़ की रूट्स बहुत गहरी होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आंधी और तूफान आते हैं तो वही पेड़ गिरते हैं जिनकी रूट्स छोटी होती हैं, जिनकी रूट्स गहरी होती हैं वो नहीं गिरते। तो इसी तरह से हमें उन लंबी रूट्स को फॉलो करना है। क्या करना है? हमें अपने लिए आध्यात्मिक रास्ते चुनने हैं जो हमें लंबे समय तक हमारा आध्यात्मिक विकास करेंगे, जिसके द्वारा हम उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। और अगर हम अपना इलाज मेडिकल दवाइयों से, एलोपैथी और इन सब से करते रहेंगे तो फिर हम ज्यादा स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। तो इसलिए इस तरह से हम अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट चक्र है स्वादिष्टान चक्र, जिसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं। ये सैक्रल चक्र जो है हमारी नाभि से तकरीबन 3 उंगली नीचे होता है। ये स्वादिष्टान चक्र जो है, ये इसके जैसे मूलाधार चक्र हमने पढ़ा, उसके 4 पेटल्स होते हैं। ये इनके आसपास कुछ पंखुड़ियां सी होती है जिनको पेटल्स कहते हैं। वो 4 पेटल्स वाला होता है और उसकी जो मंत्र है वो लम होता है। और अगर हम अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम लम के मंत्र को जप कर भी कर सकते हैं। ध्यान के समय हम लम के मंत्र से भी उसको बैलेंस कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हमारा मूलाधार चक्र असंतुलित है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सिर्फ ध्यान करें। ध्यान करने से हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, माने एक ही लाइन में ला सकते हैं। पत्री जी कहते हैं कि कोई भी
चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान करिए, ध्यान करते करते आपके चक्रास अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तो एक बेस्ट तरीका है कि हम जितना ध्यान कर सके ध्यान करें, और दूसरा है कि हम इनके जो मंत्रास हैं उनका मंत्रास को बोलते हुए जब हम ध्यान करते हैं तो भी ये चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र जो है वो हमारी नाभि से तकरीबन 3 उंगल नीचे होता है। इसके 6 पेटल्स होते हैं और ये जल तत्व से जुड़ा हुआ है। जैसे मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ था, ये चक्र स्वादिष्टान चक्र जो है ये जल तत्व से जुड़ा हुआ है। ये ऑरेंज कलर का होता है और एड्रीनल ग्लैंड से जुड़ा होता है। इसका मंत्र होता है वम। आपने कई बार यूट्यूब में सुना भी होगा, मंत्रास को बोल बोल के चक्रास को एक्टिवेट करते। और ये इसका जो गॉड इससे जुड़े हुए हैं, मूलाधार चक्र से गणेश भगवान जुड़े हुए हैं, और इस चक्र से जो गॉड जुड़े हुए हैं वो सरस्वती माँ है। ये चक्र जो है हमारे मतलब जितनी भी क्रिएटिव स्किल्स है, जब तक ये बैलेंस रहता है ना, ये हमारी सृजनात्मक स्किल्स को बढ़ाता है। आपके अंदर म्यूजिक का कोई क्रिएटिविटी है, डांस कर सकते हो, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ड्राइंग है, कोई भी स्किल जो आपके अंदर है, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हो, वो सारी स्किल्स और ज्यादा विकसित होती हैं अगर आपका ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड है। इस चक्र में भी हमारी इमोशंस, हमारी डिजायर्स बहुत होती हैं, और हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए ये हमें फ्लेक्सिबल होना सिखाता है। अगर ये चक्र बैलेंस्ड है तो हम हर अपॉर्चुनिटी को मतलब हम उस हर अपॉर्चुनिटी में जहां हमें सीखने का मौका मिलेगा हम इमीडिएटली ज्वाइन कर लेंगे। और अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड है तो हम हर चीज से पीछे हटते रहेंगे, डरेंगे कि ये हम नहीं नहीं मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरी तो अब उम्र ज्यादा हो गई है, या मेरे को ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसा भाव आ जाता है। और इस चक्र में एक हमें आत्मा की अनुभूति होती है। हम अपनी आत्मा को महसूस कर पाते हैं। हम यहाँ पर टेस्ट और टच, हम प्लेजर्स लेते हैं, खुशियां, जिससे हमें एक संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं। और इस चक्र से हमारे जो ऑर्गन्स कनेक्टेड है वो है किडनी, छोटी आंत, यूटरस, पेट, और इसकी वजह से कोलोन का कैंसर भी हो जाता है। हमारे एनस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। हमें गायनिकोलॉजिकल, जनन अंगों की भी रोग इससे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, हमें अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हमें रोना आता है लेकिन हम रोते नहीं है। कभी शर्म के मारे नहीं रोते, कभी ये सोचते हैं कि लोग हमें पता नहीं क्या कहेंगे। तो वो कंट्रोल करना है कि अगर हमें रोना आ रहा है, अगर हम अपने किसी भाव को प्रकट करना चाहते हैं तो उसको पूरी तरह से प्रकट करना चाहिए। कई बार हम ऐसी इमोशनल मूवीज भी देखते हैं जिसमें कुछ बड़ा सेंसिटिव सा सीन है, कोई बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई लेडी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमें रोना आ जाता है। तो हमें रोना चाहिए। अगर हमें रोना आ रहा है तो हमें आंसू बहाने चाहिए और उस रोग से बाहर, उस इमोशन को बाहर आने देना चाहिए। तो बस सिर्फ तरीका ये है कि हमें अपनी इमोशंस को सही तरीके से निकालना है। हम ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब हम गुस्से में बोल पड़े। नहीं, हमें सोच समझकर हमें अपने भावों को सही तरीके से प्रकट करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है आपके घर में जो आपके पार्टनर्स हैं वो आपकी बात को नहीं समझते। आप बहुत कोशिश करते हो, कई तरीकों से समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो नहीं समझते। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? तो उसका उन भावों को, उन उसके प्रति जो हमारे अंदर भाव आ रहे हैं कि ये नहीं समझता, मैं क्या करूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़कर चले जाए। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उसके साथ गलत शब्द बोले। हमें क्या करना है?
उसकी जो हमारे अंदर जो भाव हैं, उन भावों को समझ लीजिए एक बॉल बना लीजिए और उन भावों को नेचर में, प्रकृति में छोड़ दीजिए। ऐसा कहिए कि ये सारे मेरे मन में जो भाव उठ रहे हैं, इनको मैं प्रकृति में छोड़ती हूँ, और प्रकृति उस इंसान, उस मनुष्य का जो को जैसे भी सुधारना है वो अपने आप सुधार, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरी बात को नहीं समझ रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो छोड़कर चले जाना है या हमें उसके साथ कुछ बदतमीजी करनी है, सिर्फ उसको छोड़ दो और जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो। तो ये सही तरीका है इमोशंस को कंट्रोल करने का, सही तरीका है अपने भावों को व्यक्त करने का। और हर तरह का प्लेजर लीजिए। अगर हम इस चक्र को बैलेंस रखना चाहते हैं ना, तो हर तरह का प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी, जिसमें हमें खुशी मिलती है, चाहे वो सेक्स हो, सेक्स में भी हमें एंजॉय करना है, लेकिन एक्सेस हर चीज का बुरा है। एक लिमिट में हम एक छोटे से बच्चे को उठाते हैं, एक छोटे से बच्चे को उठा के इसकी सॉफ्ट स्किन को महसूस करते हैं, वो भी प्लेजर है। हम कोमल सुंदर फूलों की पंखड़ियों को टच करते हैं, वो भी एक प्लेजर है। तो हर तरह के प्लेजर, हम खाना खाते हैं, तो उस खाने के स्वाद को भी आप पूरी तरह से फील करिए, खाते हुए महसूस करिए कि यस, इसमें ये चीज का स्वाद आ रहा है, ये चीज अच्छी लग रही है। तो उस तरह के सारे प्लेजर्स हमें लेने चाहिए। हमें अपनी आंखों के भी प्लेजर लेने चाहिए। आंखों से जब हम कोई अच्छा दृश्य देखते हैं, पहाड़ों की सुंदरता देखते हैं, फॉरेस्ट में पेड़ों को देखते हैं, या किसी बगीचे में जाते हैं और वहां पे हम नरम घास के ऊपर चलते हैं, इस सारे प्लेजर्स हम लेते रहेंगे तो हमारा ये चक्रा बैलेंस्ड रहेगा। हमें सोल से कनेक्ट होने का तरीका आसान हो जाएगा। और इस चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए एक और तरीका भी है कि हम जो भी हमारे सेंसेस से जो भी हम ज्ञान लेते हैं, उस ज्ञान को पूरी तरह से इंजॉय करें और फ्लेक्सिबल बने। फ्लेक्सिबल माने जैसी सिचुएशन है, जैसे पानी आपने देखा, क्योंकि इसका तत्व पानी है, जल है। तो जैसे आपने देखा ना, जल को ग्लास में डालो तो ग्लास की शेप, जग में डालो तो जग की शेप, है ना, पतीले में डालो तो पतीले की शेप। उसी तरह से जैसे जैसे हमें एनवायरनमेंट मिले, जैसे जैसे हमें सिचुएशंस मिले, हमें अपने आप को ढाल लेना है। हमें रिजिडिटी नहीं रखनी, किसी भी चीज के लिए रिजिडिटी नहीं रखनी। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पेन, जॉइंट्स में पेन आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमें हमेशा अपना माइंड को फ्लेक्सिबल रखना है, और हमें यह भी समझना है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा से दूर हो गया हूं, मुझे परमात्मा से वापस मिलना है। अगर ये भाव रखेंगे तो हमारा ये चक्रा बैलेंस हो जाए। तो ये है हमारा स्वादिष्टान चक्र। और इसके बाद आता है थर्ड चक्रा, जिसको हम सोलर प्लेक्सस प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं, या मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। तो ये मूलाधार चक्रा जो है, इसको सॉरी मूलाधार मणिपुर ना, सॉरी मणिपुर चक्र। तो ये जो मणिपुर चक्र है, ये हमारी नाभि से 3 उंगल ऊपर होता है। ये येलो कलर का होता है। इसका जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व है। इसका मंत्र रम होता है। इसके 10 पेटल्स होते हैं, और भगवान इनके विष्णु और लक्ष्मण होते हैं। इस चक्र से हमें आत्मविश्वास, जब ये बैलेंस्ड होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हर चीज के प्रति हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। ये आनंद का एक मेन सोर्स है। इस चक्र में आने के बाद हमें रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्या करने आई हूं, मेरा क्या मकसद है इस दुनिया। ये भाव हमारे अंदर, हाँ, इनको हम जानना शुरू करते हैं। और ये चक्र जो है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। इस चक्र में हमें पावर्स मिलती हैं। हमारी मानसिक स्थिति जो है वो इंप्रूव होती है, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होती है। इस चक्र के ये जो चक्र है, ये हमें हमारी इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाता है।
हमारे जीवन में अबंडेंस आती है, प्रचुरता आती है, और ये हमें समझ आनी शुरू हो जाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और हमारी जो पर्सनालिटी है वो निखरती है। हम खुद की रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते, बल्कि हम औरों की मदद करना चाहते। ये चक्र हमारा मनोमय शरीर से जुड़ा हुआ है, मेंटल बॉडी से जुड़ा हुआ है। हमें सही और गलत की पहचान होनी शुरू हो जाती, और इस चक्र से हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आती। ये लीडरशिप क्वालिटीज जो है ना, ये हमें अपने विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी आगे बढ़ाने, समाज को भी आगे बढ़ाने में, समाज का विकास करने के लिए भाव पैदा होते हैं। हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता, हमारा विवेक बढ़ जाता है। हमारे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं वो उसमें हम अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करते। अगर ये चक्र बैलेंस्ड है तो हमारी जो पावर्स हैं हम उसका कभी भी मिसयूज नहीं करेंगे। हम अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमें कैसी जिंदगी जीनी है, क्या हम दूसरों के ऊपर निर्भर होकर जीना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट, ये सब हमें समझ आनी शुरू हो जाती है और हम सही निर्णय लेने के काबिल बन जाते हैं। इस चक्र के साथ हमारा लिवर, हमारा गॉल ब्लैडर, छोटी और बड़ी आंत, अपेंडिक्स, ये सब इस चक्र से जुड़े होते हैं। इवन पैनक्रियास, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स, सॉरी मास्टर्स, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स इस चक्र से जुड़े होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसी चक्र से जुड़ा होता है। तो अगर इस चक्र में इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे को पाचन तंत्र के रोग, अल्सर होना, डायबिटीज होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इस चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब तक ये बैलेंस्ड रहता है, हमारी स्थिति भी बैलेंस्ड रहती है। अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाए तो विनाशकारी भी हो सकता है। पर ये ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? ये ब्लॉकेजेस होने का कारण क्या है कि जब हम अपनी पावर्स को मिस यूज करते हैं, हम हमारे अंदर जितनी भी पावर्स हैं, हम जैसे कहते हैं ना, अगर मेरे पास जैसे कोई नेता है, पॉलिटिकल नेता है, उसके पास पावर्स बहुत है, तो वो पावर्स का यूज भी कर सकता है लोगों की हेल्प करके, और मिसयूज भी कर सकता है, लोगों को दबाएगा, अपने काम निकालेगा, पेमेंट नहीं करेगा, तो ये मिसयूज है। तो अगर हम पावर्स को मिसयूज करेंगे तो ये चक्र में ब्लॉकेजेस आएंगी और फिर बीमारियां लगेंगी, और डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता कम होती जाएगी। हम हमेशा विपरीत भाव में रहेंगे। विपरीत भाव माने मुझे पता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है ना, तो मुझे लगेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे इस काम में नहीं जाना, भैया ये काम बहुत मुश्किल है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो वो एक नेगेटिविटी की जो फीलिंग आती है वो इसी चक्र की वजह से। तो ये है हमारा मणिपुर चक्र। अगर हम अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करेंगे, अगर हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, तो हम इस चक्र को पूरी तरह से बैलेंस्ड रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो कि हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल हमारे जहां पे हार्ट बीटिंग होती है वहां हम इस चक्र की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। ये चक्र नीचे से चौथा है। ये विंड एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, वायु से जुड़ा हुआ है। इसका मंत्र यम है। इसके पेटल्स 12 हैं, और इसके साथ जो ग्लैंड्स हैं वो थाइमस ग्लैंड है, और आनंदमय कोश से जुड़ा हुआ है। इसके जो ऑर्गन्स इसके साथ जुड़े हुए हैं वो है हार्ट और लंग्स, और जो गॉड है वो शिव और पार्वती है। अनाहत का मतलब क्या है? बिना आहत किए, बिना किसी को दुख पहुंचाए, बिना विरोध किए, अनाहत। ठीक है। अगर हम मौन में रहते हैं तो ये चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रहता है, मतलब उतना ही बोले जितनी जरूरत है। और
ये चक्रा जो है अगर आप देखें तो विशुद्धि चक्र, ऊपर से विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को नीचे के 3 चक्रों से जोड़ता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर से जोड़ता है, क्योंकि ये सेंटर में होता है। इस चक्रा से, ये चक्रा सहस्रार से भी जुड़ा होता है। सहस्रार में से जो विश्व ऊर्जा हमारे अंदर आती है वो हर चक्रा तक पहुंचती है और हर चक्रा से फिर वो नीचे के चक्रास में डिवाइड हो जाती है। ये थाइमस ग्लैंड से जुड़ा होता है और इसके क्या स्थिति होती है, जब हम इस चक्रा में रहते हैं तो हम अनकंडीशनल लव के भाव में रहते हैं। हर किसी को प्रेम, कोई भावना किसी के विरुद्ध नहीं है, हमेशा समभाव में रहेंगे। हमें ये भी पता है कि सामने वाला हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है, फिर भी हम उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, उसको भी हम प्यार ही भेजेंगे। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और स्किन इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, हार्ट और लंग्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हार्ट चक्रा के आसपास यदि हमें कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब वो हार्ट चक्रा के इम्बैलेंस करने होने से होती है। ये चक्रा अगर बैलेंस्ड है तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से करता है, तो ये हमारे उसमें भी मदद करता है। तो इस तरह से हम जब हार्ट चक्र में बैलेंस्ड रहते हैं तो हम सामूहिक चेतना से काम करना चाहते हैं। मतलब अब हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, हम समाज को लेकर साथ चलते हैं। हम हर चीज में सोचते हैं कि ऐसा करने से समाज को क्या बेनिफिट। इवन हम आउट ऑफ द वे जाके कुछ नया काम सीख के भी समाज की मदद करना चाहते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, टाइम तो हो गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जहां पे रह रहे हैं वो वहां की भाषा यूज करते हैं, मगर समर्स में कोई भी वेकेशन में वो अपनी फैमिली में जाते हैं, वो जहां पे जाते हैं वहां की भाषा डिफरेंट है। तो अगर हम अनाहत चक्रा में हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम वहां की लैंग्वेज सीख के वहां जाएं, ताकि हम उन लोगों को ज्ञान दे सके, उन लोगों के साथ सज्जन सांगत्य कर सके, उन लोगों को ध्यान सिखा सके। ये भाव हमारे शरीर में आ जाता, हमारे अंदर आ जाता है। मतलब हम वननेस के भाव में रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मैं अलग ये हूं और वो ये है, नहीं, जो मैं हूं वही वो है। ये जो वननेस का भाव है इस चक्र में आने के बाद आता है। तो अनाहत चक्र में और क्या होता है कि हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने अनुभव शेयर करके उनको आगे बढ़ाने का भाव हमारे अंदर आ जाता है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि हमें 5th डायमेंशन में जाना है। तो 5th डायमेंशन का क्या मतलब है? अगर हम हार्ट चक्र में आ चुके हैं तो हम ऑलरेडी 5th डायमेंशन। इस चक्र में रहते हुए हमारे अंदर प्रेम और करुणा की भाव बहुत बढ़ जाता है। विपरीत गुणों वाले जो मनुष्य हैं, जो हमारे साथ बिल्कुल मैच नहीं करते, जो द्वैत और अद्वैत भाव में रहते हैं, जो स्त्री और पुरुष के भाव में, प्रपंचता में रहते हैं, उनके अंदर भी, उनके साथ भी हम सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ भी हम मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। इस चक्र को इम्बैलेंस क्यों हो जाता है? देखिए, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हमें निस्वार्थ प्रेम बांटना है। लेकिन अगर हम ये सोचे क्यों भाई मैं उसको प्यार क्यों दूं, वो तो मुझे प्यार नहीं करता, वो तो मेरे बच्चों को पूछता भी नहीं है, तो मैं उसके बच्चों को क्यों पूछूं? तो हम लॉजिक माइंड यूज कर रहे हैं। जहां हम अपना लॉजिक माइंड यूज करना चाहते हैं, जहां हम द्वैत भाव में आ जाते हैं, जब हम प्रेम में भी हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं, तो तब इस चक्र में इम्बैलेंस हो जाता है। फिर हम किसी पे भरोसा नहीं करते, हम विश्वासघात भी कर सकते हैं, हम अपने लिए नए कर्मा भी बना सकते हैं, हम अस्वीकृति भाव में आ जाते हैं, जिसके कारण इस चक्र में ब्लॉकेजेस आते हैं। तो इस चक्र में जब ब्लॉकेजेस आते हैं तो क्या बीमारियां आ सकती हैं, क्या रोग आ सकते हैं? वो है हार्ट के रोग और लंग्स के रोग। आपने कई बार सुना होगा कई लोगों को सांस की बीमारी हो जाती है, उनके लंग्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं, शुद्ध नहीं होते,
वो इसी कारण से होते हैं जब उनका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होता है। यानी वो प्रेम को भी तोल बोल के देते हैं, सबके साथ एकत्व का भाव नहीं रखते, सबको एक ही चेतना नहीं समझते, तो उनके हार्ट और लंग्स की बीमारियां, हार्ट अटैक होना, हार्ट में ब्लॉकेजेस होना, ये सब, और इसके अलावा कई बार चेस्ट का कैंसर होना, ब्रेस्ट कैंसर जो लोगों को आमतौर पे हो जाता है, उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी उनको रोग लग जाते हैं। तो अगर हम देने का भाव रखें, करुणा रखें सबके प्रति, सबको अनकंडीशनल लव दे, तो हमारा अनाहत चक्र बैलेंस हो सकता। नेक्स्ट है मास्टर्स हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे यहाँ पे गले में होता है। ये थायराइड ग्लैंड के पास होता है। ये हल्के नीले रंग का होता है, आसमानी रंग का होता है। इसमें 16 पेटल्स होते हैं। इसका मंत्र हम होता है। ये थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ होता है। और इसके जो विज्ञानमय कोश, इसका विज्ञानमय कोश होता है। और ये इसके जो गॉड है वो राधा कृष्ण होते हैं। जब हम इस चक्र में पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर बिल्कुल शुद्धता का भाव आ जाता है। हम बिल्कुल शुद्ध भाव रखते हैं। अब हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आती। हम बहुत सृजनात्मक, क्रिएटिव हो जाते हैं। हम सिर्फ सत्य बोलना जानते हैं, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, हम हमेशा सत्य बोलना चाहते हैं। ये हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, क्रिएटिव मतलब रासायनिक क्रियाएं हैं, और जो कैल्शियम की मात्रा है उसको संतुलित रखता है। ये चक्र हमारी थॉट्स, हमारे नकारात्मक भाव को पॉजिटिव में, नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको मिरेकुलस बना देगा, नकारात्मक भाव है तो उनको सकारात्मक बना देगा। हम विश्व मूल की चेतना के साथ एक होने लगते हैं। हम मतलब ये पहचान जाते हैं कि हम उस परमात्मा का अंश हैं और अल्टीमेटली हमें उसी लेवल तक पहुंचना है। जैसे एक बच्चा सोचता है ना कि मुझे अपने पापा की तरह एक हाई रैंक तक पहुंचना है, उसी तरह हमें ये समझ आ जाती है कि अब हमें उसी परमात्मा के साथ एकत्व करना है। जो गुण उसके हैं वो गुण अपने अंदर उजागर करने हैं। यानी ये जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है कि मैं कौन हूं, मैं किस पर्पस से इस पृथ्वी पर आया। और अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे हमें थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है। थायराइड प्रॉब्लम आपने देखा है, कभी वो हाइपोथायराइड होता है या हाइपरथायराइड होता है या गोइटर का फॉर्म ले लेता है। तो ये इसी वजह से होते हैं कि जब ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसको इम्बैलेंस कब होता है, इसके कारण क्या है? जब हम नेगेटिव सोच रखते हैं, जब हम अनवांटेड बातें करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, बेफिजूल, जिसका कोई जरूरत नहीं है, बेफजूल बोलते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। जिस विषय के बारे में ज्ञान नहीं है उसमें भी आगे बढ़ चढ़कर अपनी रीजनिंग देंगे इलॉजिकल थॉट से। तो वो लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। सेकंड, आपने जरूर देखा होगा कि हमारे समाज में अब तो ऐसा कम हो गया, बहुत कम हो गया, लेकिन पहले ऐसा था कि लड़कियों को बोलने नहीं देते थे। लड़कियों को हमेशा चुप करा दिया जाता था, कम बोलो, किसी के सामने ऐसे मत बोलना, ससुराल में गई है तो वहां ज्यादा बात बढ़ चढ़ के मत करना, किसी को कुछ मत कहना। उनकी आवाज को दबा दिया जाता, उनके एक्सप्रेशन को दबा दिया जाता था, और वो लड़कियां ऐसी हो जाती थी कि अपने भावों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी। जब हम अपने भावों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते मास्टर्स, तो हमारा ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा एक्सप्रेशन ही खत्म हो जाता है। उसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, और ना ही हमें जब हम बढ़ चढ़कर बोलते हैं उससे भी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। तो जब ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो उससे क्या होता है, हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है या गॉइटर की बीमारी हो जाती है, कोल्ड एंड कफ होने शुरू हो जाते हैं, गम इन्फेक्शन हो जाती है, हमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, और हम बहुत झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हर बात में हम कुछ गलत बोल देते हैं, लोगों से हम
जेलस फील करना शुरू कर जाते हैं, हमारी स्पीच पे कंट्रोल नहीं रहता, अनवांटेड बातों को भी बोल देते हैं, जहां बोलना कुछ है और कुछ और बोल देते हैं। और जब ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो हम अपनी थॉट्स को बढ़िया कर सकते हैं, माने नेगेटिव थॉट्स को भी हम मिरेकुलस कर सकते हैं, और नेगेटिव और अनवांटेड बातों के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। जहां हमारे विचार मांगे नहीं गए वहां हम बोलते नहीं हैं। मौन रहना जहां जरूरी है वहां हम मौन रहकर बिना शब्दों के भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और मौन रहते हुए हम अपनी एनर्जी को भी सेव कर पाते हैं। तो ये चक्र बैलेंस्ड हो जाता है। ये था हमारा विशुद्धि चक्र। और अब हमारा है आज्ञा चक्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, और इसका मंत्र है ओम। ये ब्लू इंडिगो कलर का होता है, और इसके अंदर 2 ही पेटल होते हैं सिर्फ। इसका ग्लैंड पिट्यूटरी होता है और विश्वमय कोश से जुड़ा हुआ होता है। इसका गॉड कौन है? हमारी आत्मा, हमारी खुद की आत्मा ही इसका गॉड है। एक्चुअली हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो यहां आप से कह सकते हो कि दोनों कानों के बीच से जब हम ऊपर जाते हैं तो इस जगह पर जो ब्रह्मरंध्र होता है उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और वही हमारी आत्मा का स्थान है। ये हमारे पीछे से ब्रेन की स्टेम मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हमारे कई जन्मों का ज्ञान जमा रहता है। हमारी जो जो भी एनर्जी हम गेन करते हैं वो एनर्जी पहले इसी में दिखाई देती है, इसी चक्र में आती है। तो ये जो थर्ड आई है वो इसी में थर्ड आई होती है। थर्ड आई हमारी कोई कॉस्मेटिक आई नहीं है कि यहाँ पे सचमुच आंख बन जाती है। थर्ड आई का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो पास्ट को देखने की क्षमता बढ़ जाती है। हम एक ही समय में वर्तमान में रहते हुए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों स्थितियों को अनुभव कर सकते हैं। हमारी इनर परसेप्शन, माने हम अतीन्द्रियों के बारे में जान सकते हैं। तो ये होता है थर्ड चक्र का, जब ये एक्टिवेट होता है और हम एकत्व के भाव में रहते हैं। हमारे मन में मिनरल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो या ह्यूमन किंगडम या स्त्री और पुरुष हो, सबके प्रति एक ही भाव होता है। हम किसी पशु को देखकर भी सोचते हैं कि ये मैं हूं, मैं ये है। हम खुद को उसमें और उसमें खुद को देख पाते हैं। हमारे अंदर इतना एकत्व भाव आ जाता है और हमेशा आत्म भाव में रहते हैं। अब हम शरीर भाव में नहीं रहते, हम सिर्फ आत्म भाव में रहते हैं। हमारे अंदर मल्टीटास्किंग की क्वालिटीज आ जाती है। एक ही समय में हम कई काम कर सकते हैं। एक ही समय में कई काम करने का मतलब ये नहीं कि एक हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ, एक हाथ से ये काम कर रही हूँ, एक पैर से ये काम कर रही हूँ, दूसरे पैर। नो, मतलब हम एट ए टाइम कई प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। इस काम को भी सुचारू रूप से करेंगे और उस काम को भी सुचारू रूप से करेंगे। तो कई काम को हम एट ए टाइम अपने ऊपर ले सकते हैं। और इस चक्र के बैलेंस्ड होने से हम आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज्यादा करते हैं। हम समाज के कल्याण के प्रति बहुत अवेयर होते हैं। और अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं या ड्रीम में हमें क्या होता है, कभी घर, कभी बिल्डिंग दिखती है या कोई रेंटेड हाउस दिखता है, तो हम उसके बारे में प्लान कर सकते हैं कि हमें आगे अपनी आध्यात्मिकता के विकास के लिए इतने सालों में क्या करना है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मैं पिरामिड बनवाऊंगा, अगले 5 सालों में मैं इतना पैसा जमा कर लूंगा कि मैं पिरामिड बनवाऊंगा, या मैं इतनी जमीन खरीद के किसी को दूंगा कि वो पिरामिड बना ले। तो हम ऐसी प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो मास्टर्स, ये जो आज्ञा चक्र है ये सहस्रार से भी जुड़ा हुआ है। और अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमारे मन में ये आता है कि ये बहुत अच्छी बुक है, तो हम उस बुक को पढ़ने के बाद किसी को गिफ्ट कर देते हैं कि तुम भी पढ़ो, तुम्हारा भी ज्ञान इससे बढ़ेगा। और जो हमारे 7 शरीर है, 72,000 नाड़ियां हैं, जो हमारे इन सबको हम देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। ब्रह्मांड में जो नाद होता है,
कहते हैं ना, ब्रह्मांड का भी अपना नाद होता है, उस नाद को भी हम सुन पाते। तो स्व के बारे में, अपने अपने बारे में हम ज्ञान पा जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं किस पर्पस से इस पृथ्वी पर आया हूं। ये शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। हम सिर्फ अपनी आंखों से देखी बात के बारे में व्यक्त नहीं करते, बल्कि हम उसके आगे बढ़कर, मतलब आंखों से देखा, कानों से सुना, मन से उसको महसूस किया, उसका फैसला लेकर हम बात करते हैं। ना कि मैंने उसको देखा, अरे वो झगड़ा कर रहे थे, वो गंदा है, वो अच्छा है, ऐसा नहीं हम करेंगे। हम उसकी जो भी बात को देखेंगे, जो भी घटना को देखेंगे, उसकी अच्छाई बुराई को सबको समझकर बात करेंगे। ये नहीं कि आज मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसा कहा, वो बहुत बुरी है, उसके लिए हमने फैसला कर लिया। नो, उसकी एक बात को लेकर हम उसके जजमेंट नहीं करेंगे। तो ये हम इस चक्र में जब बैलेंस्ड रहते हैं तो हम उस तरह से काम करते हैं। सो इसको अगर इनएक्टिवेट हो गया है तो इसको कैसे एक्टिवेट करें? द ओनली प्रोसेस इज मेडिटेशन। और अगर हम मेडिटेशन नहीं करेंगे तो हमें आंखों के रोग हो सकते हैं, ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है इसके इम्बैलेंस होने से, स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम आ सकती है, हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए इस चक्र को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। लास्ट एंड द ओनली वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र कहाँ होता है? हमारे सिर के ऊपर। सिर के ऊपर जहां पे आपने सुना होगा, ये वो होता है ना, पतली सी लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, बच्चों में होती है ना जो बिल्कुल पतली सी लेयर, ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र के पास यहां पर होता है, और इसके 1000 पेटल होते हैं। इसका भगवान कौन है? निर्वाण, डिवाइन, दिव्य, दिव्य शक्ति इसका भगवान है। ये वॉयलेट कलर का होता है, पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। और जब सारे चक्रास हमारे खुल जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसके बाद हम इस स्थिति में, सहस्रार की स्थिति में आ जाते हैं। और सहस्रार की स्थिति का मतलब है निर्वाण स्थिति, शून्य स्थिति। जब हम ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, पहले हम कहते हैं मैं और मेरा शरीर, फिर हम कहते हैं मैं और वो, फिर हम कहते हैं कि जो मैं हूं वही सामने वाला है, फिर हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, फिर हम कहते हैं कि मैं मतलब मैं वही हूं जो वो है, जो तत्वमसि। लेकिन जब इस स्थिति में आते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं कुछ भी नहीं। हम कुछ भी नहीं, शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती, और जैसे लॉर्ड कृष्णा, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, उनके जैसे समभाव में, उनके जैसे समभाव में आ जाते। सॉरी मास्टर्स। तो जब तक मास्टर्स हम मोह में रहते हैं, हम किसी के साथ जुड़े रहते हैं, बहुत अटैच रहते हैं, चाहे वो बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, जब उनके साथ जुड़े रहते हैं तो हम जागरूक नहीं हो पाते। जब हम डिटैचमेंट की स्थिति में आते हैं तब हम सहस्रार की स्थिति में पहुंच पाते हैं, और पूर्ण संपूर्ण के समर्पण के भाव में आ जाते हैं, अपनी सांसों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, और तत्वमसी के भाव में, तत्वमसी माने जो जो तुम हो वही मैं, जो मैं हूं वही तुम। मतलब अब कोई अलग है ही नहीं, कुछ अलग हमारा है ही नहीं, हम पूर्ण आत्मा का पूर्ण रूप से अंश है। इस फीलिंग को हम समझ पाते हैं, और जो कर्म, जो लेसन हम सीखने आए हैं, वो पूरे लेसन हम सीख लेते हैं, और एक आनंदमय स्थिति में आ जाते हैं, एक ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हैं। कहते हैं ना, आनंद का कोई सेकंड वर्ड नहीं है। तो हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, हम दृष्टा भाव में पहुंच जाते हैं, हम सही और गलत को दूर से देखते हैं, हम कोई निर्णय नहीं लेते, हम किसी को रोकते नहीं, किसी को सलाह नहीं देते, और हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं। तो इसका ब्लॉकेजेस का कारण क्या है? एक सेकेंड मास्टर्स।
लेकिन मैं 2 मिनट बाद फोन करनी है। सो इसकी इस स्थिति का, इसमें ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? ब्लॉकेजेस तब होते हैं मास्टर्स, आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, मंदिर में हम क्यों जाते हैं? तो हम क्या करते हैं, उनको दबा देते, अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, हम भगवान से आए हैं, उनको सही जवाब नहीं देते। या हम उनको कुछ धर्म के प्रति मजबूर करते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसे ही पूजा पाठ करना है जैसे हम सदियों से करते आ रहे। तो जब हम उनकी भावनाओं को दबा देते हैं, उनका सहस्रार चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, उनका सहस्रार चक्र बंद हो जाता है। इसलिए मास्टर्स, हमें ऐसा नहीं करना। इसकी जो 1000 पेटल्स है, 1000 पेटल्स का मतलब क्या है? 1000 तरीकों से हर स्थिति को समझना, अनुभव करना, और फिर लोगों को के साथ उन अनुभवों को शेयर। तो इस तरह से मास्टर्स, हम 7 चक्रास को बैलेंस भी कर सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो हमारी कोई ब्लॉकेजेस नहीं होती, हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो मेरी तरफ से इतना, आज लेसन बहुत लंबा हो गया है। आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपका कुछ ज्ञान इसमें ऐड करना हो, आप कुछ भी पूछना चाहें तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैम, आपको सादर प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ आपके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप ये बताएं साहब, मेरा प्रश्न ये है कि इसकी पुस्तक मिलती है क्या सर, जो आपने आज अपना जो लेक्चर दिया है, जो आपने जी, प्रवचन इसकी किए हैं, इसकी पुस्तक तो पुस्तक बहुत मिलती है? होंगी, जरूर मिलती है, कई बुक्स में दिया होगा। मैं थोड़ा पता करके आपको आपके ग्रुप में डाल दूंगी, अगर कोई बुक का मुझे पता चलेगा तो। मैंने तो जितना अपने मास्टर से सुना है और लोगों की शेयरिंग में समझा है, मैं वो आपको ज्यादा बता रही हूँ। तो बाकी अगर कोई ऐसी पुस्तक है, ये तो मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सी बुक को पढ़ के इसका ज्ञान लिया जा सकता है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सुचित्रा मैम, मैम का यस, थैंक यू मोबाइल मैम। नंबर? हाँ, मैं आपको ये सादे चक्राज और इनके जो है इनसे संबंधित देवता और इनके मंत्र, ये सब मैं आपको फोटो करके भेज देती और हूँ। मैम हेलो। का मोबाइल नंबर जरूर नोट कर लेना। हाँ हाँ, बिल्कुल दे देंगे आपको नंबर भी। ओके ओके मैम। और मास्टर, किसी को और कुछ पूछने हैं? वैसे तो मैम ने इतने अच्छे से समझाया, इतना ब्रीफली समझाया, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। मैम, यस पेटल्स मैम। क्या इंडिकेट करता है? पेटल्स इंडिकेट करते हैं शक्तियों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ शक्तियों को, जैसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र में 2 ही पेटल्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शक्ति कम है। ये जस्ट एक मतलब हर चक्र जो है वो एक फूल की तरह है। तो उस फूल के अलग, हर फूल के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। आप जैसे प्रकृति में भी फूल देखते हो, हर फूल के अलग अलग नंबर ऑफ पैटर्न्स होते हैं, अरेंजमेंट अलग अलग होता है, बट दैट डजंट मीन कि उसकी शक्ति कम होती है या ज्यादा होती है। ये चक्रास की बनावट में आता लोटस पेटल होता है, उससे कंपेयर किया जाता है है। मैम। लोटस पेटल तो अल्टीमेट है ना, उसके तो 1000 पेटल्स हैं। हम्म। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि इन चक्रास में जो ज्ञान है वो पैटर्न्स के थ्रू हम लेते हैं। पैटर्न्स खुलने का मतलब है कि वो चक्र एक्टिवेट हो गया। मैडम नमस्कार। यस मैम। नमस्कार। मैम, यस ये मैम। मेरी क्वेश्चन था, जैसे हमारा कोई भी चक्र इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, हाँ जी। तो उनका अलग अलग मंत्र जपने की बजाय हम हाँ सिर्फ जी, ध्यान में आनापाना सती ध्यान करें तो सारे एग्जैक्टली बैलेंस exactly। होंगे। हैं जी? वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ पत्री जी, जी तो कहते हैं कि चक्रास को बैलेंस करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च के कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आनापाना सती ध्यान करिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान रखिए, आपके चक्रास अपने आप बैलेंस भी होंगे, अलाइन भी होंगे, एक्टिवेट भी होंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आनापाना सती को
फॉलो करना, थैंक यू मैम, थैंक यू सो आंसर मच। से जोड़ना है। मेरे को भी यही पूछना था कि सारे चक्र बैलेंस करने के लिए ध्यान ही करना है ना? एग्जैक्टली Yes, exactly. सिर्फ ये होता हाँ है कि हाँ कई लोग सोचते हैं, जैसे मेरे को पता चल गया कि मेरा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, ठीक है, हाँ हाँ तो मैं करूंगी आनापानासती ध्यान, लेकिन हाँ। उसको और ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए मैं अपने मन में, राइट, अपने मन में लम का उच्चारण कर सकती हूँ। अच्छा, उस मंत्र का जिसको अपने को बैलेंस करना है, जिस जी चक्र को, जी, उसी का हाँ, मंत्र बोलते। उसका मंत्र बोल ओके। सकते। हाँ। और अदरवाइज ध्यान भी, आनापानासती अपने आप में सफिशिएंट है। और अपना ध्यान भी वहां ले जाना है क्या? जैसे yes, समझो yes, अपना। yes. जहां हाँ आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए उसी पार्ट चाहिए। में, हाँ मान लीजिए आपके शरीर में किसी अंग में कोई रोग है, किसी अंग में कोई हाँ। दर्द है, तो आप जब ध्यान करते हो तो अपना ध्यान उस अंग तक ले जाइए। और उसको विजुलाइज कैसे करे कि कहाँ पे है वो चक्र? ऐसे कुछ सोच के करे या कैसे? मैं मास्टर्स, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको वो पिक्चर्स भेजूंगी, आपके ग्रुप में भेज दूंगी। मैंने स्लाइड्स भी बनाई है, मैं लगाना भूल गई हूँ। तो जो हाँ चक्रास हैं उसकी मैं पिक्चर भेजूंगी, जो कहाँ कहाँ पर हैं, इनके हाँ रंग हाँ। होते हैं, इनके रंगों को देख के आप पहचान सकते हैं। और शरीर है उनके भी मैं आपको पिक्चर्स जरूर भेजूंगी आपके ग्रुप में, आप प्लीज उनको देखना। आपके मैम, मैं आपके मैम को, चित्रा मैम है ना आपके, सुमित्रा मैं मैम। मित्रा में। सुमित्रा मैम, मैं जी मैम मैम, आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो पिक्चर्स जरूर इनको इट्स ओके सबको मैम। ग्रुप में डाल देना। जी मैम, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यस यू सो मास्टर, मच। किसी और का? काफी लेट हो गए मैम, आई थिंक आज आई एम अपनी वाणी सॉरी, को यही क्योंकि विराम ये दे दो दिया। टॉपिक थे, अब दोनों टॉपिक्स को कवर अप करने में टाइम लग गया। हाँ, तो सॉरी मास्टर, सभी का धन्यवाद। बाकी मैं इनकी पिक्चर और ये लम्स मंत्र और जो इनके देवता रिलेटेड सब जो भी है वो आपको फोटो या पिक्चर भेज दूंगी। थैंक यू आज के लिए मास्टर, धन्यवाद सभी का थैंक साथ यू, जुड़े वेरी रहने नाइस के लिए। प्रोफेसर। और रीता मैम आपका थैंक यू बहुत मैम। बहुत थैंक दिल यू की सो मच गहराइयों से मास्टर्स, आपने धन्यवाद मैम। इतना टाइम मुझे दिया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मैम, बहुत ही ऑसम, बहुत ही ऑसम, मतलब आपकी जानकारियां थी और आपने बहुत ही पैशंस के साथ, बहुत ही प्यार के साथ हमें सिखाया। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, थैंक यू बहुत जी, अच्छे थैंक से हम यू, समझ पाए। थैंक यू सो मच। तो मास्टर आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं 7 बजे और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और सभी को नमस्कार। थैंक यू, और नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्ते। और सुमित्रा मैम, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू।